हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 15 अवर इन्वायरमेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Another interesting aspect of a food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain। एक और दिलचस्प पहलू फूड चेन का क्या है कि किस तरीके से बिना नॉलेज के कुछ हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडीज में चले जाते हैं फूड चेन के थ्रू। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्टिस। एक रीजन क्या है कि बहुत सारे कीटनाशक और दूसरे केमिकल यूज किए जाते हैं ताकि हम अपनी फसलों को बीमारियों से और कीटाणुओं से बचा सकें। These chemicals are either washed down into soil or into the water bodies। ये केमिकल्स जब वॉश डाउन हो जाते हैं, मतलब जैसे आप फसल के ऊपर छिड़कते हैं और फसल के ऊपर जब पानी गिरता है, जब बारिश होती है, तो फिर उससे क्या होता है, ये केमिकल्स या तो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे या फिर जो कोई वाटर बॉडी होगी नजदीक की, कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा, वहां पर ये मिक्स हो जाएंगे पानी के साथ। From the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals। अगर ये सॉइल में चले गए हैं केमिकल्स, तो इनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी और मिनरल्स के साथ, क्योंकि ये जो केमिकल्स होंगे वाटर में सॉल्युबल होंगे, पानी में घुल जाएंगे। तो जब प्लांट पानी लेंगे तो पानी के साथ एक कीटनाशक भी उनके अंदर चले जाते हैं। एंड फ्रॉम दी वाटर बॉडीज दे आर टेकन अप बाय एक्वाटिक प्लांट्स। और वाटर बॉडीज में अगर ये चले गए हैं तो उनको कौन ले लेंगे, जो उधर पानी के जानवर और पौधे होंगे। एंड एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले पौधे और जानवर वही पानी यूज करेंगे जिसके अंदर वो रह रहे हैं। और उस वाटर बॉडी के अंदर क्या चला गया है, हार्मफुल केमिकल चला गया है। तो इस तरीके से वो पानी के थ्रू उनकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल चला गया। As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level। क्योंकि ये केमिकल्स डिग्रेडेबल नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता, ये हर लेवल पर धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं। हर ट्रॉफिक लेवल मतलब जैसे ए ने बी को खाया, बी ने सी को, सी ने डी को, तो हर स्टेज पे ये इकट्ठे होता रहेगा हार्मफुल केमिकल्स का, जो आप बोल सकते हो जो अमाउंट है। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में ह्यूमन जो है वो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सब कुछ खा लेता है। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट अकोमुलेटेड इन आवर बॉडीज। तो इन केमिकल्स की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी बॉडी में ही मिलेगी। जैसे ये ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों ने देखिए फ्रूट्स भी खाने हैं, हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम लोग व्हीट राइस का भी यूज करते हैं, और मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इन सभी में कहीं ना कहीं तरीके से हार्मफुल केमिकल्स हैं और इन सबको खाने वाला इंसान होता है। दिस phenomenon is known as biological magnification। और इसी फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं कि हर स्टेज पे प्रोग्रेसिवली ये हार्मफुल केमिकल्स अकम्युलेट होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिग्रेडेबल, इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दैट इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स such as wheat and rice, vegetable and fruits, even meat contain varying amount of pesticide residues। यही वजह है कि हमारे जो खाने वाले दाने जैसे कि कनक और चावल हो गया, सब्जी फल हो गया, और यहाँ तक कि मीट में भी अलग अलग अमाउंट का, मात्रा का जो पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक का रेसिड्यू यानी कि बचा अमाउंट होता है। They cannot always be removed by washing or other means।
आप इनको धो के या किसी और तरीके से पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो केमिकल अब किसी फ्रूट या वेजिटेबल का पार्ट ही बन गया है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। वॉश करने से तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे अगर कुछ होता है केमिकल वो दूर होता है, लेकिन जो उसकी बॉडी के अंदर चला गया है उसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेट डिप्लेटेड। अब ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से ये खत्म हुई या हो रही है उसके बारे में। ओजोन इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की 3 एटम्स आपस में मिलती हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको ओजोन बोलते हैं। O3 इसका फॉर्मूला है। While O2 oxygen is essential for all aerobic forms of life. हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड डिकम्पोज होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है O2 वो हर लाइफ के लिए जरूरी है जो एरोबिक होती है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, लेकिन अगर आप ओजोन की बात करें O3 की, तो ये एक जहरीला है, जहर है जो मार भी सकता है, जानलेवा जहर है। However, at the higher level of the atmosphere, लेकिन एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर, ऊंचे लेवल पर, ओजोन परफॉर्म्स एज एसेंशियल फंक्शन। ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है सन से आ रही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जिन्हें यूवी रेडिएशन भी बोलते हैं। यानी कि सन से यूवी रेडिएशन आती है जिनसे हमारी अर्थ की सरफेस को ये प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन लेयर करती है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स। ये जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, नुकसान करने वाली है ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल के लिए ये यूवी रेडिएशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, यानी कि चमड़ी का कैंसर। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ओजोन बनता कैसे है? ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दैट इज O2। O2 का मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन की वजह से 2 पार्ट में टूट जाएगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की 2 एटम्स में ब्रेक हो गया। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। जो यूवी रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ये कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं फ्री ऑक्सीजन की एटम्स में। इनको नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। These atoms then combine with molecular oxygen to form ozone। फिर क्या होता है? अब सारे तो O2 नहीं ब्रेक होंगे, कुछ तो रह जाएंगे। जो बच गए वो इन सिंगल ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करेंगे और O3 यानी कि ओजोन बना देंगे। इसका मतलब पहले O2 टूटता है, सिंगल रहता है, फिर वो सिंगल ऑक्सीजन की एटम O2 से जुड़ के ओजोन यानी कि O3 बना देती है। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980। ओजोन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से नीचे गिरा है 1980 के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन, सॉरी, जो ओजोन की लेयर है वो डैमेज हुई है 1980 में बहुत ज्यादा। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used as refrigerators and in fire extinguishers। ये इसलिए माना गया है क्योंकि उस टाइम पे सिंथेटिक केमिकल, जो ह्यूमन ने केमिकल बनाए
उनका यूज किया गया जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन था CFC, और इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते थे रेफ्रिजरेटर्स में, और फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाली गैस होती थी उसमें CFC का यूज करते थे। In 1987, the United Nations Environment Programme UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP ने एक सफलता हासिल की कि उन्होंने CFC प्रोडक्शन का जो लेवल था वो एक लिमिट कर दिया, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसपे सभी सहमत थे कि CFC का इतना लिमिटेड यूज बनाया जाएगा, और वो लेवल 1986 के लेवल के अकॉर्डिंगली तय किया गया। It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC-free refrigerants throughout the world. तो आज के टाइम में सभी कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो CFC के बिना रेफ्रिजरेटर्स बनाए पूरी दुनिया में, यानी कि CFC का यूज वो नहीं कर सकते। तो आज हमारे सेशन में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।